3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। वो लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। 8 से 10 लाख के आसपास का उसका था। कोई नगद पैसे वैसे भी गए थे? नगद तो मेरे 20,000 तो मैं पेंशन लाया था और 10,000 वो रखे थे उनके, हमारी मिसेज के, वो उसमें से। और करीब इनके पैसे तो मैंने लिखाए ही नहीं है, इसके बहू के गए हैं जो, वो नहीं लिखाया, इसलिए वो जेरे तो अगर ये लिखाए घर पे कोई भी नहीं था क्या उसमें? नहीं, पहले तो उनको भेज दिया और ये चले गए बेटे वो। और ये जाने के बाद में मैं 10 बजे यहाँ से फ़ोन कर दिया कि बस अब ले जाने वाले हैं, तो उसी वक्त मैं बाहर निकल कर चला। कितने का माल गया लगभग? मेरा नाम विकास सोए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। अलवरगेट थाना अंतर्गत धोलावाटा इलाके में दिन दहाड़े चोरों ने लाखों का माल उड़ाया। परिवार गया था गमी में, पीछे से सूने मकान को बनाया निशाना, लाखों के जेवरात और नकदी चुराई। धोलावाटा बाबा रामदेव मंदिर के पास संघमित्रा कॉलोनी की गली नंबर 2 में रहने वाले पूर्व पार्षद रामचंद्र सोलंकी को अपने रिश्तेदार की गमी में जाने का खामियाजा लाखों रुपए के जेवरात और नकदी की चोरी से उठाना पड़ा। दरअसल पूर्व पार्षद रामचंद्र सोलंकी की बहू संगीता सोलंकी के रिश्तेदार की मौत होने पर परिवार के सभी सदस्य पूजा मार्ग स्थित उनके घर गए थे। रामचंद्र सोलंकी सबसे आखिर में घर के बाहर ताला लगाकर उनके यहाँ पहुंचे। दाह संस्कार के बाद जब दोपहर लगभग 1:15 बजे घर लौटे तो घर का माजरा देखकर उनके होश उड़ गए। घर के बाहर ताला तो लगा हुआ था, लेकिन अंदर कमरों में सभी अलमारियों का सामान बिखरा हुआ था। पूरी जांच पड़ताल करने पर लगभग 9 से 10 लाख रुपए का सामान चोरी होना पाया गया, जिसमें 30,000 रुपए की नकदी और बाकी सोने चांदी के जेवरातों के साथ ही जरूरी कागजात, बैंक पासबुकें भी चोरी हो गई हैं। फिलहाल रामचंद्र सोलंकी ने चोरी की शिकायत दर्ज करा दी है। अलवरगेट थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। Audio Jungle. क्या हुआ आपके यहाँ पे? ये भाई साहब, मैं जो 10 बजे यहाँ से डेड बॉडी में फ्यूनरल पे गया, मैं पूजा मार्ग में, हमारे संगीता बहू है ना, उसकी बड़ी बहन की लड़की, उसकी डेथ हो गई थी कोरोना से। तो उसके अंदर मैं गया तो जा कर के इनको पहले भेज दिया, इनकी माँ को, ये लेगा, वो चल नहीं सकती है पैदल। तो वहाँ गए, इसके बाद में मैं ताला बंद करा के और गया, और जब वैसे ही गया और वहाँ जा कर के मैं सम्मिलित हो गया फ्यूनरल के अंदर, गड़ी मालिया में फ्यूनरल पे ले गए। तो वहाँ गया तो वहाँ से जैसे ही 1 बजे हुआ और मैं 1:15 बजे तो यहाँ आ गया, वहाँ रुका और थोड़ी देर में मैंने पुष्पांजलि वगैरह कर आ गया और मैं एकदम यहाँ आ गया। आते ही देखा तो मैंने वो ताला तो बगरा से तक खोल दिया मेन गेट का, और ये ताला टूटा हुआ मिला मेरे को, और बाकी के हम सब खुले रखते हैं। बाकी का मेन गेट का लगाया था, तो मेन गेट का तोड़ करके ये अंदर घुसे तो देखा सामने, तो वो मेरी सामने की अलमारी है वो सब खुली पड़ी है, सारे कपड़े वपड़े सामान हम सब बाहर बिखरे हुए हैं। कितना था जेवरात वगैरह? मैं बता रहा हूँ ना, कम से कम तो उसके तो सारे ही चले गए बेचारे के। भी कितना था?
वो लिस्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। 8 8 से 10 लाख के आसपास का उसका था मामला। कोई नगद पैसे वैसे भी गए क्या इसमें? नगद तो मेरे 20,000 तो मैं पेंशन लाया था 10,000 और 10,000 वो रखे थे उनके, हमारी मिसेज के, वो उसमें से। और करीब इनके पैसे तो मैंने लिखाए ही नहीं है, इसके बहू के गए हैं जो, वो नहीं लिखा है, इसलिए जेवरेवत वगैरह ये लिखा है। जेवरात कोई भी नहीं था क्या घर पे वैसे? है जी? घर पे कोई भी नहीं था क्या उस समय? नहीं, पहले तो उनको भेज दिया और ये चले गए बेटे बहू, और ये जाने के बाद में मैं 10 बजे यहाँ से फ़ोन कर दिया कि बस अब ले जाने वाले हैं, तो उसी वक्त मैं बाहर निकल कर चला कितने का माल गया लगभग? ये करीब होगा साहब हमारा, और एक बैग भी ले गए हैं, इतना बड़ा बैग है, उसके अंदर भर के ले गए हैं। वो मेरी सारी पासबुक है जो बैंक की, केवल एक पासबुक पता नहीं वो कैसे रह गई, जो मेरी पेंशन की है वो मेरी पासबुक रह कितने का गई। माल गया लगभग? ये कितने का हुआ? नुकसान करीब 10 लाख के आसपास हुआ है साहब। कहाँ पर मकान टोटल। होगी? ये हमारा मकान है साहब, संघमित्रा कॉलोनी, गली नंबर 2, ढोलाबाटा बाबा रामदेव मंदिर के पास। ढोलाबाटा। जी हाँ, ढोलाबाटा रामदेव मंदिर के पास है। और ये भैया ने अपनी नौकरी है, नौकरी से लोन वोन लेकर के ये बनाया है। कौन सा थाना लगता है आपके? है जी? कौन सा थाने में मुकदमा दर्ज कराया? ये हमने SHO अलवर गेट को फ़ोन किया था। अलवर गेट? हाँ। घटना कब की है, कौन सी तारीख की है? ये तारीख कल तारीख थी, कल अच्छा 10 तारीख को हुआ ये। हाँ, और मैं पर्सनली जानता हूँ SHO अलवर गेट श्रीमती सुनीता गुजर को, तो मैंने उनको ही फ़ोन किया डायरेक्ट, और फ़ोन करके। और हमारी एक बहुत ही फाइन जूरी जो आर्ट एंड क्राफ्ट के सीनियर HODs हैं, उन्होंने इन पेंटिंग्स को रैंक किया है और इनको नगर निगम की तरफ से स्पेशल प्राइजेस भी दिए गए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके थ्रू बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि और भी आगे बढ़ें, और भी आगे जाएं, और फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में स्पेशली अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी कला को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करें। मेरा नाम विकास सोए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। कलाकारों और कला प्रेमियों को प्रोत्साहन देने के लिए अजमेर नगर निगम ने किया कलाकृति का आयोजन। लेक व्यू रामप्रसाद घाट पर लगाई गई 2 दिवसीय पेंटिंग और फोटो प्रदर्शनी। अजमेर के कलाकारों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स और अजमेर की कला प्रेमियों द्वारा खींचे गए छायाचित्रों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी लेक व्यू रामप्रसाद घाट पर आना सागर झील के मनोरम नज़ारे का दीदार करते हुए आयोजित की जा रही है। 2 दिवसीय प्रदर्शनी का नाम कलाकृति अजमेर का अभिमान रखा गया है, जिसका शुभारंभ बुधवार को नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा और जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित के आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव, उपायुक्त श्रीमती तारावती वैष्णव और उपायुक्त श्रीमती सीता वर्मा सहित निगम के अधिकारी व उप महापौर नीरज जैन मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथियों ने बेहतर पेंटिंग्स और छायाचित्र खींचने वाली शहर की प्रतिभाओं को प्रमाण पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। प्रदर्शनी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आम जन के अवलोकनार्थ खुली रहेगी। Audio Jungle. कलाकृति प्रोग्राम नगर निगम अजमेर की तरफ से बहुत ही शानदार पेंटिंग्स का और फोटोग्राफी का यहाँ पर जो कंपटीशन रखा गया था उसका आज डिस्प्ले और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन रखा है। तो बहुत ही शानदार प्रविष्टियाँ यहाँ आई हैं यहाँ पर, और लोकेशन भी बहुत अच्छी रखी है जहाँ पर इन्होंने ये डिस्प्ले रखा है। लोग आके ये जो अजमेर के टैलेंट्स हैं फोटोग्राफी में और पेंटिंग में उन टैलेंट्स का काम यहाँ पर देख सकें, और आज यहाँ पर उन टैलेंट्स का फेलिसिटेशन दिए। मैं नगर निगम की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ।
कलाकृति आज का जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है दो भागों में। वन इज़ अ पेंटिंग कंपटीशन एंड अदर इज़ अ फोटोग्राफी कंपटीशन, जिसमें अजमेर के स्टूडेंट्स जो हैं, आर्ट स्टूडेंट्स, फाइन आर्ट स्टूडेंट्स, इन सबको इनके कॉलेज के थ्रू रीच आउट किया गया, इनके प्रिंसिपल्स के थ्रू, इनके टीचर्स के थ्रू। और क्योंकि जो एक एटमॉस्फेयर आ गया था कोविड के कारण, थोड़ा सा माइंड जो है थोड़ा लो हो गया था, तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों की जो टैलेंट है और उनकी एनर्जीज है उनको एक एक्सप्रेशन दिया जाए। तो उसी कड़ी में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड बहुत ही खुशी की बात है कि इतनी शानदार और इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और फोटोग्राफी हमें देखने को मिली हैं। जो भी हमारे आज के चीफ गेस्ट थे, कलेक्टर साहब, मेयर मैडम, दे हैव अप्रिशिएटेड इट। और हमारी एक बहुत ही फाइन ज्यूरी जो आर्ट एंड क्राफ्ट के सीनियर HODs हैं, उन्होंने इन पेंटिंग्स को रैंक किया है और अब इनको नगर निगम की तरफ से एक्साइटिंग प्राइजेस भी दिए जाएंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसके थ्रू बच्चों को एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि और भी आगे बढ़ें और भी आगे जाएं और फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में स्पेशली अपनी एक्सप्रेशंस को, अपनी कला को, अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करें। आज भी सम्मानित किया कुछ बच्चों को? हाँ, वो दैट्स अंडर वे। जो भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेज़ हैं उनको कैश प्राइज़ के साथ साथ मेमेंटोज़ और सर्टिफिकेट्स भी दिए जा रहे हैं। और साथ के साथ जो इसमें हमारे पास एंट्रीज रिसीव हुई हैं, इनको हम नगर निगम के हॉल्स में अपने कॉरिडोर्स के अंदर डिस्प्ले करेंगे ताकि और भी लोगों को प्रेरणा मिले और बच्चों को एक रहे कि हमने कंट्रीब्यूट किया है नगर निगम के लिए, अजमेर के लिए। इस तरह के कार्यक्रम नगर निगम आगे भी कराएगा? डेफिनेटली। सुबह सुबह हमारे क्षेत्रवासी यहाँ 5:30 बजे आकर के खड़े हो जाते हैं। तो पिछले 4 से 5 महीने से टाइम 5 बजे को आता है पानी का और आता 8 बजे, और कई बार 3-3 दिन तक पानी नहीं आता, जिसकी सूचना भी कुछ नहीं दी जाती है। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। वार्ड 55 के नागरिकों ने पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए किया जलदाय कार्यालय पर प्रदर्शन। पार्षद के साथ जलदाय अधिकारियों से नियमित व पर्याप्त पेयजल आपूर्ति की करी मांग। भीषण गर्मी के दौरान अजमेर के वार्ड नंबर 55 अंतर्गत MD कॉलोनी गांधीनगर की पेयजल व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। यहाँ पानी कई दिन और कई घंटों के बाद मात्र कुछ देर के लिए ही आता है। कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचित किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में आज पार्षद के साथ क्षेत्र के लोगों ने मदार जलदाय विभाग प्रदर्शन कर समस्या समाधान की मांग की है। Audio Jungle. आज हम सभी क्षेत्रवासी MD कॉलोनी गांधीनगर के सभी क्षेत्रवासी हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जलदाय विभाग ने जो हमें परेशान कर रखा है, पिछले 6 महीनों से बहुत परेशानी चलती हुई आ रही है और इसका समाधान ये कोशिश निकालते हैं। और जब हम लोग यहाँ पर फ़ोन करते हैं तो इस फ़ोन का ये प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं। सुबह सुबह हमारे क्षेत्रवासी यहाँ 5:30 बजे आकर के खड़े हो जाते हैं। तो पिछले 4 से 5 महीने से टाइम 5 बजे को आता है पानी का और आता 8 बजे, और कई बार 3-3 दिन तक पानी नहीं आता, जिसकी सूचना भी कुछ नहीं दी जाती है। जब हमारे द्वारा यहाँ पर फ़ोन किया जाता है तो फ़ोन उठा करके साइड में रख दिया जाता है, कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। और जहाँ तक हमने देखा है कि जो इनके कर्मचारी है नीचे के, वो फिर भी हमारा सहयोग करते हैं, हमें सही रेस्पॉन्स देते हैं। लेकिन जो उच्च अधिकारी है, खास करके मैं कहूँगा यहाँ की जो जयन है, वो हमें बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं करती है और उनके बर्ताव से पूरे क्षेत्रवासी परेशान है। इवन वो कह रहे हैं हम 5 साल से परेशान है। कौन से वार्ड में? ये वार्ड 55 में हमारा से मैं पार्षद हूँ, रजनीश चौहान। और वार्ड 55 में 56 में सभी जगह परेशानी है। JP नगर सेक्टर 1, 2, 3 डबल स्टोरी, कहीं पे भी पानी का कोई प्रॉपर टाइम नहीं है। इनका कोई टंकी भरने का कोई टाइम नहीं होता, ना पानी रिलीज़ करने का टाइम होता है।
पाइपलाइनें 30-30 साल पुरानी हो गई है, जिसको इन्होंने आज तक एस्टिमेट बना करके आगे नहीं दिया है। इनको उसका एस्टिमेट के लिए हम कई बार दे चुके हैं, अब जाकर के ये कह रहे हैं कि हमने आगे दे दिया है कि वो सैंक्शन नहीं हो रहा है। पानी की टंकी की हालत जर्जर अवस्था में है, उसको आप जाके कभी भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है। उसको इन्होंने लोहे की क्लिप बना करके उसको जोड़ा गया और पूरी टंकी में दरारें चल रही है। वो पानी की टंकी बने हुए भी 30 साल हो गए। तो आप सोचिए कि जब 30 साल पहले ये पानी की टंकी बनी थी तब जनसंख्या हमारी कितनी थी और आज 30 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ गई है। तो पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए, टंकी की क्षमता बढ़ाने के लिए भी इन्होंने आगे ऐसी कोई उचित कार्यवाही नहीं करी है, क्योंकि इनकी ड्यूटी बनती है कि हम टंकी की भराव क्षमता के बारे में आगे अवगत कराएं, क्योंकि यही अवगत कराएंगे, हम आगे कैसे अवगत कराएंगे। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पार्षद होने के नाते और क्षेत्रवासी हमारे हम सब आगे, चाहे हमें अधिशासी अभियंता जी से मिलना पड़े, चाहे हमें जयपुर तक जाना पड़े, हम जाकर के इस बार इस कॉलोनी की नहीं, इस पूरे क्षेत्र की ही पानी की समस्या खत्म करवा के रहेंगे। और इनका जो ये उदासीनता ये बनी हुई है इनके कर्मचारियों की, उच्च कर्मचारियों की, वो बिल्कुल भी सहने योग्य नहीं है, गले तक हमारी आ चुकी है। इसीलिए हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और आकर के यहाँ पर इन जलदाय विभाग के खिलाफ हम यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अजमेर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत 24 घंटे में पानी सप्लाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन अजमेर में 48 घंटे के अंतराल में होने वाली पेयजल सप्लाई 72 घंटे या 86 घंटे में की जा रही है। पानी का प्रेशर कम होने से कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई भी पूरी नहीं हो रही, कहीं आधा घंटे तो कहीं इससे भी कम समय के लिए पानी सप्लाई किया जा रहा है। लिहाजा बिगड़ी हुई पेयजल व्यवस्था को यथाशीघ्र सुधार कर अजमेर के आमजन को राहत प्रदान की जाए। समस्या रजनीश चौहान जी हमारे जो पार्षद हैं उन्होंने बताई हैं, वो सब बिल्कुल सही हैं। हम सब इससे परेशान हैं। और इसके अलावा एक जो है, जो रह गई है, वो समस्या ये है कि जिस दिन पानी आना होता है और जिस समय पे आना होता है उस समय पे पहली बात तो आता नहीं है, और अगर वो आने का भी होता है तो उस वक्त पता चलता है कि जी हमारी लाइन टूटी हुई है। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमने लाइन बनवा दी है, चेक कर लीजिए, वो चेक नहीं होता, फिर दूसरे दिन आएगा, तीसरे दिन आएगा, तब भी यही बात होती है। तो आज हम 5 दिन के बाद कल शाम को पानी आया है हमारे क्षेत्र में, इसलिए आज हम फिर से यहाँ जमा हुए हैं। उसके बाद में वापस इसको कोर्ट के आदेश पे खोला गया था कि आवासीय यूज करूँगा, फिर भी इसने व्यावसायिक यूज करा। जब तक इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं होता जब तक हम सीज नहीं कर पाते, पर जो अभी इसने व्यावसायिक यूज कर रहा है तो इसको सीज कर दिया गया। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। वैशाली नगर जी ब्लॉक में बिना स्वीकृति कॉमर्शियल उपयोग की जा रही 7 दुकानों सहित भवन को किया सीज। नगर निगम के अवैध निर्माण प्रभारी अधिकारी नाहर सिंह के निर्देश पर पहुंची टीम ने 7 दुकानें G+2 भवन को किया अभिग्रहित। बुधवार को वैशाली नगर में अवैध निर्माण प्रभारी अधिकारी नाहर सिंह के निर्देश पर 7 दुकानों व भवन को निगम की टीम ने सीज करने की कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता योगेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में की गई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि आवासीय परिसर की स्वीकृति पर व्यावसायिक निर्माण कराकर उसमें 7 दुकानों का निर्माण करा लिया गया और उन्हें किराए पर उठाया गया। इसलिए आज जी ब्लॉक वैशाली नगर में 7 दुकानों सहित G+2 भवन को अभिग्रहित कराया गया है। जेएन शेखावत ने बताया कि पूर्व में भी इस भवन को सीज किया गया था। उसके बाद भवन मालिक योगेश जैन ने न्यायालय में व्यावसायिक उपयोग न करने का शपथ पत्र देकर इसे खुलवा लिया और अब एक बार फिर से न्यायालय की अवहेलना करते हुए इसका कमर्शियल उपयोग करा जा रहा है। इस पर निगम के दल ने कार्रवाई का अंजाम दिया है। भवन और 7 दुकानों को 3 महीने के लिए सीज किया जा रहा है। अगर स्वीकृति अनुरूप नक्शा प्रस्तुत कर दिया जाए तो ठीक, अन्यथा सीजिंग कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। Audio Jungle.
गया सर, ये बिल्डिंग पहले सीज की गई थी। उसके बाद में वापस इसको कोर्ट के आदेश पे खोला गया था कि आवासीय यूज करूँगा, फिर भी इसने व्यावसायिक यूज करा। जब तक इसका व्यावसायिक उपयोग नहीं होता जब तक हम सीज नहीं कर पाते, परंतु अभी इसने व्यावसायिक यूज कर रहा है तो इसको सीज कर दिया गया। क्या दुकानें थी? 7 दुकानें हैं सर इसकी। ये वर्धमान वाले हैं, ये योगेश नाम है। क्या यूज़ कर रहा था सर ये अभी डेयरी खोली है, दूसरे में अभी किराया दिया है, 2 दुकानें अभी तैयार हो रही है। करीब टोटल 7 दुकानें हैं सर, G+2 है ये। जी सर, चीज़ कर अब एक तलवार लेकर के लोगों डरा धमकारा कोई वारदात करने के इरादे से रामबाग चौराहे की तरफ घूम रहा। इतना विश्वसनीय होने पर हमने मौके पर जाकर के उसको दस्तयाब किया। उसके अपने तलवार थी, वारदात थी, उससे लाइसेंस वगैरह पूछा तो उसने नहीं होना बताया। नाम राकेश कुमार भट्ट है और मेरा राजस्थान JN सिविल डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और मेरा आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ और मैं इसके मेरी कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का योगदान रहा है। प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, इन सबका मैं मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अवैध हथियार व मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। भगवानगंज चौकी पुलिस ने अवैध शराब बेच रहे युवक सहित हथियार लेकर डरा धमका रहे युवक को किया गिरफ्तार। रामगंज थाना अंतर्गत भगवानगंज चौकी में 2 अलग अलग तरह के प्रकरण दर्ज किए गए। चौकी के हेड कांस्टेबल शीलू कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र शर्मा के निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल मुखबिर की सूचना पर 5 दुकान के पास अवैध रूप से देशी शराब बेच रहे मनोज नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 32 अवैध देशी शराब के पौवे जब्त कर आबकारी अधिनियम में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। Audio Jungle. कल बाबूलाल जी में जाब्ते के गश्त कर रहे थे तो उन्हें इतला मिली कि 5 दुकान के पास कोई शराब अवैध देशी शराब की बिक्री करने के लिए खड़ा हुआ है। उस इतला पर और उच्च अधिकारियों के आदेश भी थे कि अवैध शराब अवैध हथियार पर लगाम की गई। तो इस सूचना के मद्देनजर उन्होंने वहाँ जाकर दबिश दी। आदमी 32 पौवों के साथ में उस शख्स को गिरफ्तार किया। उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम मनोज सन ऑफ बाबूलाल निवासी 5 दुकान बताया। उसको भी आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं। देशी शराब। वहीं दूसरे प्रकरण में मंगलवार शाम इतला मिली कि रामबाग चौराहे पर एक सरदार नुमा व्यक्ति हाथ में तलवार लहराकर लोगों को डरा धमका रहा है और वह किसी वारदात की फिराक में है, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और सरदार युवक को पकड़कर उसके हाथ से तलवार बरामद की। इसके बारे में उसके पास कोई लाइसेंस भी बरामद नहीं हुआ, जिस पर लवाना बस्ती निवासी वीरेंद्र सिंह नामक सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को आज अदालत में पेश किया जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। कल दिनांक 10/8/2021 को दौरान गश्त हमें इतला मिली थी कि कोई सरदार नुमा व्यक्ति है जो अवैध तलवार लेकर के लोगों डरा धमकारा कोई वारदात करने के इरादे से रामबाग चौराहे की तरफ घूम रहा है। इतला विश्वसनीय होने पर हमने मौके पर जाकर के उसको दस्तयाब किया। उसके दाएं हाथ में एक तलवार थी, धारदार थी। उससे लाइसेंस वगैरह पूछा तो उसने नहीं होना बताया। और कारण पूछा तो बोला कि साहब लॉकडाउन के अंदर मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हुई है, शराबी किस्म का है, तो कुछ पैसे कमाने के चक्कर में तलवार लेकर कोई वारदात करने की फिराक में घूम रहा था। उसका नाम वीरेंद्र सिंह सन ऑफ राजेंद्र सिंह निवासी लवाना बस्ती का। तो तुम्हें भी ऐसे कोई मामला है उसके ऊपर? तुम्हें भी ऐसे कोई मामला है उसके ऊपर? नहीं, तो अभी जांच चल रही है उसकी। आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं, एक हफ्ते से दी जाएगी। ठीक है, इसको जेल भेजा जाएगा। आज ये तो मास्टर साहब भेजेंगे। ये कलेक्ट्री के पीछे निर्माणाधीन एक होटल है विवान, उसका कार्य चल रहा है। होटल के अंदर रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा तांबे के मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ।
मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। कलेक्ट्रेट के पीछे निर्माणाधीन होटल विवान परिसर से तांबे का तार चुराने वाला चोर गिरफ्तार। सिविल लाइन थाना पुलिस ने नगरकोट टोंक निवासी संतोष को गिरफ्तार कर चुराया माल किया बरामद। बुधवार को प्रार्थी गोपाल शर्मा, जो कलेक्ट्रेट के पीछे निर्माणाधीन होटल विवान पिनकल में कार्य करता है, उसने सिविल लाइन थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि निर्माणाधीन होटल परिसर से कोई व्यक्ति लगातार तांबे की तार चुरा रहा है। आज रात उस व्यक्ति को गोपाल, गार्ड मुकेश सिंह और साइट मैनेजर सद्दाम खान व नरेश ने रंगे हाथों पकड़ा। इस दौरान वह भागने लगा और नाली में गिरकर चोटिल हो गया, जिससे उसके हाथ पैर में चोटें आई, जिसे बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। थाने के हेड कांस्टेबल परशुराम ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नगरकोट टोंक का रहने वाला संतोष पुत्र रूप सिंह भाटी है, जिसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चुराया गया लगभग 40,000 रुपये का तांबे का तार और कटर भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। Audio Jungle. ये कलेक्ट्री के पीछे निर्माणाधीन एक होटल है विवान, उसका कार्य चल रहा है। होटल के अंदर रात्रि को अज्ञात चोर द्वारा तांबे का गट्ठा करीब 40,000 रुपये कीमत का था, जिसको कटर की सहायता से एक रूप सिंह नाम का व्यक्ति है, जो नगर फोर्ट टोंक का रहने वाला है, जिसको पुलिस ने वारदात के कुछ समय बाद ही उसको घेरा दे के पकड़ भी लिया, उससे माल भी बरामद कर लिया, जिसमें उसके पास से जो तांबे के तार काटने वाला कटर था, उस कटर को भी बरामद कर लिया, जिसको आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या नाम है आरोपी का? कहाँ रूप सिंह नाम है, राजपूत, उम्र 37 साल, नगर फोर्ट, जिला टोंक। कहाँ के इसने चोरी की बात? ये कलेक्ट्री के पीछे विवान होटल चल रहा है, उसका निर्माण चल रहा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में से चोरी की थी। कोर्ट में पेश कर दी? कोर्ट में अभी पेश किया जाएगा। आपका परिचय बताइए। अर्जुन राम, हेड कांस्टेबल 08 पुलिस थाना सिविल लाइंस अजमेर। देखिए, बेसिकली जो पिछले साल की जो वार्षिक कार्य योजना थी, उसका जो अनुमोदन होता है और उसकी जो समीक्षा होती है वो थी, और जो इस साल के लिए हमारा जो SFC जो फंड आता है, उसमें लगभग हमने 4 करोड़ 44 लाख का जो यहाँ पर से सैंक्शन निकलेंगी, तो उनके लिए टाइड और अनटाइड का एक जो प्लान है वो हमने आयोजना समिति से आज पास किया। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्सगण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। जिला परिषद में जिला आयोजना समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2020-21 की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा के साथ किया श्रमदान। बुधवार को जिला परिषद में जिला आयोजना समिति की महत्वपूर्ण बैठक जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पड़ाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 की भौतिक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई, साथ ही वर्ष 2021 और 22 के एक्शन प्लान पर भी चर्चा की गई, जिसके तहत 4 करोड़ 44 लाख रुपये के बजट का अनुमोदन किया गया। इस दौरान सभी विभागों के अधिकारियों से उनके विभागों के कार्यों की जानकारी ली गई। बैठक में जिला परिषद सदस्यों के साथ ही नगर निकायों के मनोनीत पार्षद भी मौजूद रहे, जिन्हें योजनाओं से अवगत कराया गया। इन जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या से जिला प्रमुख को अवगत कराया, जिस पर जिला प्रमुख श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जहां भी गांव में पेयजल व्यवस्था सही नहीं है उसे सुचारू कराएं। बारिश के दिनों में जो सड़कें टूट गई हैं उन्हें तुरंत दुरुस्त कराएं, ताकि गांव वासियों को कोई परेशानी न झेलनी पड़े। जिन गांवों में बिजली नहीं है उन गांवों में बिजली पहुंचाने का भी काम हो। Audio Jungle. Audio Jungle.
उसके हार्दिक जो उसे हार्दिक बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हमारी में काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी मुद्दे भी उठे, लेकिन मैं सभी अधिकारियों से भी यही निवेदन करना चाहूँगी कि अगली मीटिंग में मेन अधिकारी आने चाहिए, क्योंकि ये तो कलेक्टर साहब का भी आना था, लेकिन ये राज्य सरकार की निर्देश आ गए तो कलेक्टर साहब की भी मीटिंग हो गई, समाज साहब की भी मीटिंग हो गई। तो इसलिए मैं आप सभी अधिकारियों से यही कहना चाहूँगी, जो भी आप सभी के 15-20 दिन पहले लेटर जारी हो जाता है, तो आप इस लेटर के जारी मीटिंग के लिए तैयारी करके आना, तो ताकि आप जवाब दे सके, आपको नीचा नहीं देखना पड़े। ये निवेदन है मेरा आपको, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी दूर दूर से आते हैं, इनको जनता चुन के भेजती है, अरे ये क्या जवाब लेके जाए, तो ये आप सभी की जिम्मेदारी है। क्योंकि जब जनप्रतिनिधि और अधिकारी मिलके ही अपने क्षेत्र का, अपने गांव का विकास होगा, अपने शहर का विकास होगा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है, जो भी आपको बजट आवंटन होता है वो पूरा बजट करे, पूरा काम करे, क्योंकि भगवान ने आपको अच्छा पद दिया है, तो आप अच्छा काम करोगे तो आपको जनता भी याद रखेगी, और जनप्रतिनिधि को भी जनता चुन के भेजती है, उनसे भी गाँवों में जाते हैं, शहर में जाते हैं, अपने वालों में जाते हैं, तो जवाब मांगती है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलके अपना गाँव का विकास कराए, अपना शहर का विकास कराए, और आज आप सभी पधारे, इसलिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। इसके साथ ही अन्य विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई और अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए। बैठक में जिला परिषद के सीईओ गौरव सैनी, एसीईओ मुरारी लाल वर्मा, एडिशनल एसपी किशन सिंह भाटी, एसडीएम महावीर सिंह, किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक, निकाय उपनिदेशक अनुपमा टेलर, जिला आयोजना समिति सदस्य पुष्पा सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अगस्त सप्ताह के तहत जिला परिषद में जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा सहित सभी अधिकारियों और सदस्यों ने श्रमदान कर साफ सफाई की, साथ ही समस्त पंचायत समितियों में भी श्रमदान कर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की गई। जिला आयोजना समिति की बैठक आयोजित की गई, क्या प्रमुख एजेंडा था? देखिए, बेसिकली जो पिछले साल की जो वार्षिक कार्य योजना थी उसका जो अनुमोदन होता है और उसकी जो समीक्षा होती है वो थी, और जो इस साल के लिए हमारा जो एफएफसी जो फंड आता है उसमें लगभग हमने 4 करोड़ 44 लाख का जो यहाँ पर से सैंक्शन निकलेंगी, तो उनके लिए टाइड और अनटाइड का एक जो प्लान है वो हमने आयोजना समिति से आज पास किया। सर, अगस्त सप्ताह भी चल रहा है, उसको लेकर श्रमदान और अन्य कार्यक्रम भी जिले में किए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या विशेष? देखिए, बिल्कुल लगभग 2 दिन पहले हमने एक गोष्ठी भी की थी जो कि आपको ज्ञात ही है, और उसके अलावा आज भी हमारे यहाँ पर हमारी एक संस्थापन की मीटिंग के बाद हमारा कार्यक्रम है कि जिला परिषद में भी श्रमदान हो, और जितनी भी पंचायत हैं, जितनी भी पंचायत समिति हैं अजमेर की, वहाँ पर श्रमदान द्वारा जो सफाई का कार्य है वो अच्छा है। बैठक के बाद किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैठक में आंकड़ों को रखने से आमजन को कोई फायदा नहीं होगा, जब तक पंचायत समितियों व जिला परिषद के जनप्रतिनिधियों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं होगी। इसके लिए विभागवार कार्यशाला आयोजित कर जनप्रतिनिधियों को योजनाओं से अवगत कराएं, ताकि वे धरातल पर उन योजनाओं का लाभ आमजन को उपलब्ध करवा सकें। मैं तो ये कहना चाहूँगा, आयोजना समिति की बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये, और इसमें माननीय जो भी जिला परिषद के सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य आते हैं, डिपार्टमेंट वाइज योजनाओं की जानकारी इनको पर्टिकुलरली देनी चाहिए। केवल आंकड़ों से कुछ नहीं होता है, मैं यही कहना चाह रहा था बार बार कि आंकड़ों से नहीं होता, इनको पता लगना चाहिए राज्य सरकार या भारत सरकार उन गरीब लोगों की जो गाँव में रह रहे हैं उनकी मदद के लिए क्या योजनाएँ चला रही है, उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन योग्य व्यक्ति है, कौन योग्य व्यक्ति नहीं है। जब तक ये जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं मिलेगी तब तक ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतरेगी, ये कागजों में दब के रह जाएगी। तो मेरा यही कहना था कि आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए। उस कार्यशाला में इन सारे जनप्रतिनिधियों को बुला के बताया जाना चाहिए कि सरकार की ये गाइडलाइंस है, इस योजना में इन लोगों को फायदा मिलेगा, ताकि ये सरकार की योजनाओं को मूल व्यक्ति तक, पात्र व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके। एक्टिवा स्कूटी लेके खाना बनाना आया था, और जब वापस घर जाने लगा तब उसने 2-2:30 बजे के लगभग अपनी स्कूटी संभाली, तब उसको नहीं मिली, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया। और जिनके आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसके अंदर 2 व्यक्ति नजर आए।
नाम हीना रानी सोनी है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEN राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है। इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। स्कूटर और बाइक चोरी करने वाले 2 आरोपी चढ़े सिविल लाइन थाना पुलिस के हत्थे। सिविल लाइन थाना क्षेत्र से एक्टिवा स्कूटर तो वहीं कृष्णगंज थाना क्षेत्र से चुराई थी मोटरसाइकिल। परिवादी करीम बेग ने सिविल लाइन थाने पर कलेक्ट्री के पीछे एक मकान से एक्टिवा स्कूटर चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले तो उसमें 2 युवक स्कूटर ले जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें कायड़ रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। थाने के हेड कांस्टेबल अर्जुन राम ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 अगस्त को परिवादी करीम बेग ने प्रकरण दर्ज कराया है, जिसमें उसने बताया कि वह आंतेड़ में रहता है और कलेक्ट्री के पीछे बशीर खान के घर पर खाना बनाने का काम करता है। रविवार रात 11 बजे अपने एक्टिवा स्कूटर पर खाना बनाने आया था और रात 2 बजे जब वापस जाने लगा तो उसका स्कूटर नदारद मिला, जिस पर सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जब थाने पर लाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कृष्णगंज थाना अंतर्गत D मार्ट से एक मोटरसाइकिल चुराना भी कबूल कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में फलोदी जोधपुर निवासी जुगल किशोर शर्मा और पादुकला निवासी महेंद्र शर्मा हैं, जिनसे एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। दोनों को अदालत में पेश किया गया है। Audio Jungle. आठ तारीख की घटना थी। करीम बेग नाम का परिवादी है जिसने प्रकरण दर्ज करवाया कि साहब मैं जो आंतेड़ के अंदर निवास करता हूं और बशीर खान साहब के मकान है जो कलेक्ट्री के पीछे, जहां पर खाना बनाने का काम करता हूं, जिस पर वो 11 साढ़े 11 लगभग अपनी एक्टिवा स्कूटी लेके खाना बनाना आया था और जब वापस घर जाने लगा तब उसने 2-2:30 बजे के लगभग अपनी स्कूटी संभाली, तब उसको नहीं मिली, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया और जिनके आसपास के CCTV फुटेज खंगाले गए तो उसके अंदर 2 व्यक्ति नज़र आए स्कूटी को ले जाते हुए, जिनमें से दोनों व्यक्तियों को कायड़ रोड से अरेस्ट किया गया और उनसे स्कूटी बरामद की गई और थाने लाके जिनसे पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ उन्होंने एक मोटरसाइकिल और चोरी करना D मार्ट पुलिस थाना कृष्णगंज से भी बताया, जिनसे माल मसूर का मुलजिम में एक का नाम है जुगल किशोर शर्मा, फलोदी जोधपुर का रहने वाला है, दूसरा महेंद्र शर्मा थाना पादुकला निवासी है और जिनसे स्कूटी व बाइक बरामद की गई। आपने ग्राउंड ख़राब कर दिया, हमारा ग्राउंड के ऊपर आपने पौधे लगाए। ये तो प्राइवेट जगह है, ये हमारी जगह है, फादर के अंडर में है, मैं इजाज़त चाहूँ मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे बाहर से वो खिलाता है, लोगों को ला करके बच्चों को खिलाता है और उनसे पैसे लेता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती यहाँ पर आकर के खिलाना चाहता है। मेरा नाम विकास हुए और मेरा सिलेक्शन राजस्थान जूनियर इंजीनियर सिविल डिपार्टमेंट से हुआ है। मैं आर्यभट्ट कॉलेज का ही सिविल का स्टूडेंट हूँ। मैं इस अचीवमेंट के लिए पहले तो मेरे पेरेंट्स और आर्यभट्ट कॉलेज के मैनेजमेंट और सभी जो टीचर्स गण हैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी इस अचीवमेंट के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज के लिए मैं उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं वो भी इसी तरह तरक्की करें और आर्यभट्ट का नाम रोशन करें। नगरा भट्टा चर्च कंपाउंड में खेल मैदान बना राजनीति का अखाड़ा। फादर कॉस्मोस शेखावत पर लगाए झूठे अनर्गल आरोप, धर्म गुरुओं को बदनाम करने की रचाई साजिश। नगरा भट्टा चर्च कंपाउंड में फादर कॉस्मोस शेखावत ने मंगलवार को पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मैदान के चारों ओर बाउंड्री पर पौधारोपण किया तो उनसे द्वेषता रखने वालों ने उन पर अनर्गल आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करना शुरू कर दिया। दरअसल मामला नगरा भट्टा चर्च कंपाउंड स्थित खेल मैदान का है, जो कि चर्च की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इस पर चर्च ट्रस्ट अपनी मर्जी से कोई भी कार्य करा सकता है। इससे पूर्व यहां पर स्थानीय बच्चों को खेल खेलने के लिए मैदान उपलब्ध था, लेकिन खिलाड़ियों को बरगलाकर सुधीर जोसेफ उर्फ बंटी ने फादर कॉस्मोस शेखावत को अपना निशाना बनाया और उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए कई झूठे और अनर्गल आरोप लगा दिए। क्या कहा सुधीर जोसेफ बंटी ने, पहले ये सुनिए। ये मैटर है सर, अपने जो फुटबॉल का ग्राउंड है, हमारा बच्चे खेलते हैं,
यहाँ पर। तो यहाँ पर ये फादर इनको ने आज पेड़ लगा दिया। हमने उससे निवेदन भी किया था यहाँ पर कि भाई ये पेड़ मत लगाओ, बच्चे यहाँ खेलते हैं। लेकिन ये कहता है कि हमारे यहाँ पर ये हिंदू बच्चे नहीं खेलेंगे, ईसाई बच्चे खेलेंगे। तो मैंने कहा मैं भी ईसाई हूँ, लेकिन दूसरे बच्चे आसपास के आते हैं, गुरु तो सबका होता है ना। आज स्कूलों में तो हिंदू बच्चे पढ़ा रहे हो, मुसलमान बच्चे पढ़ा रहे हो, लेकिन ग्राउंड में खेलने के लिए उनको बच्चों को आज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, खेल मंत्री राजस्थान इतनी बड़ी बड़ी बच्चों के लिए सौगात दे रहे हैं, इतना बड़ा नौकरी दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं। आज मेडल लेकर आ रहा, देश पूरा जश्न मना रहा है, लेकिन इनको पसंद ही नहीं है बच्चों को खेलना। तो हम चाहते हैं कि आप खेल कूद हो, बच्चों के लिए खेलने की सुविधा हो, बच्चे आपस में नाम करें देश का। और ये आज छोटे छोटे बच्चे हैं, ये चाहते नहीं खेलने, क्योंकि आज खेलने से बच्चे आज स्वस्थ होंगे, बच्चे आज नौकरी लगेंगे, आज पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन ये चाहते नहीं है कि हम बच्चों के लिए जो है अच्छा काम करें। क्या नाम है भैया फादर का? फादर कोसमोस है शेखावत, और ये हमारे धर्म के गुरु हैं यहाँ पर। लेकिन किसकी ये जमीन किसकी है? जमीन हमारे कॉलोनी की है सर। ये तो पूरी सब हमारे रहते हैं, समाज के लोग हैं। जमीन से क्या है, आज समाज के आसपास के लोग रहते हैं। आज हम स्कूलों में तो हम हिंदू बच्चे पढ़ा रहे हैं, हम मुसलमान बच्चे पढ़ा रहे हैं, दूसरे धर्म के सब बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम फ्री में सिखाते हैं, तो इनकी परेशानी वहाँ तो पैसे मिल रहे हैं इनको। तो मैं चाहता हूँ सभी नेताओं से इनका बहिष्कार किया जाए, पब्लिक से, हिंदू पब्लिक से, जो भी इनके ऐसे धर्म के गुरु ऐसे काम करते हैं, इनका बहिष्कार किया जाए। ऐसे धर्म गुरु को मैं नेताओं से चिन्हित करा जाए, इन जैसे धर्म जो धर्म की भावना भड़काते हैं, कट्टरता रखते हैं। मेरी नेताओं से, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि ऐसे आदमी को चिन्हित करके इनको दंड से कड़ा से दंड दिया जाए। वहीं सुधीर जोसेफ और बंटी द्वारा लगाए गए अनर्गल और झूठे आरोपों पर अपनी सफाई पेश करते हुए पेरिस काउंसिल के सचिव राजेश बैप्टिस्ट ने बताया कि ईसाई धर्म कभी भी किसी धर्म के विरुद्ध कोई भावनाएं भड़काने का काम नहीं करता। वह तो लोगों को प्रेम, प्यार और शांति के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ऐसे में फादर कॉस्मोस शेखावत के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र की भी आलोचना करते हैं। एक व्यक्ति विशेष द्वारा यह सारा प्रपंच रचा जा रहा है। देखिए, कल जो यहाँ पर एक हमारा हादसा हुआ है वो केवल एक मात्र मैं कह सकता हूँ कि सोची समझी चाल है किसी एक व्यक्ति विशेष की, जो कि चाहता है कि यहाँ हमारे जो चर्च का माहौल है उसको बिगाड़े। और चर्च जो है ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और हम सभी यहाँ पर एक प्राइवेट संस्था के रूप में इस चर्च को किराया देते आ रहे हैं। और हमारे जो धर्म गुरु होते हैं, जो यहाँ के पैरिश प्रीस्ट होते हैं, वो हमारे सर्वा होते हैं। और हम आज यदि घर में भी कुछ छोटा सा भी काम करना चाहें या चर्च के अंदर कुछ भी काम करना चाहें, तो हम उनकी अनुमति पहले एक एप्लीकेशन के रूप में उनको देते हैं, जो कि एक प्रोसेस है ऑलरेडी डिसाइडेड कि बिशप के थ्रू वो प्रोसेस होकर के पैरिश प्रीस्ट के पास आता है, और पैरिश प्रीस्ट फिर हमें अनुमति देता है। उसके बाद ही हम कोई हमारे आगामी जो भी प्लानिंग है, कार्यक्रम है, घर में कोई टूट फूट है, कुछ बनाना है, करना है, वो हम शुरू करते हैं। तो इस तरह से प्राइवेट प्रॉपर्टी होने के नाते हमारी भी ड्यूटी बनती है, जबकि हम इस कॉलोनी में जन्म से रह रहे हैं, हमारे बुजुर्ग भी रहते हुए आ रहे हैं। और इस कॉलोनी में आज जो भी ये व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, ये आज से नहीं कई सालों से बनी हुई है। और जो भी पैरिश प्रीस्ट यहाँ आते हैं उसको केवल एक फॉलो करते हैं। और हर एक पैरिश प्रीस्ट की ड्यूटी बनती है कि वो यहाँ रहने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाले। और उसी उद्देश्य से हमारे जो पैरिश प्रीस्ट वो कार्य करते आ रहे हैं। और चर्च के अंदर भी कुछ दिनों पहले हमारे जो नियुक्त पैरिश प्रीस्ट आए हैं फादर कॉस्मोस, उनके द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया। और ये एक सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला अभियान है, जिसके अंतर्गत हम लोग कई प्रकार के वृक्ष का यहाँ पर रोपण कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई निःशुल्क पौधे भी हमको उपलब्ध हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर वृक्षारोपण कर रहे हैं। इसमें क्या तो मिसयूज हो रहा है कि जातिवाद, जैसे कि ये एक व्यक्ति विशेष के द्वारा फैलाया गया एक वह है कि वह चाहता है कि इसमें वो अपनी इच्छा, इस जगह पर आकर के वो अपनी इच्छा से जो चाहे वो कर सके। ये उसका एक वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है। वो जो व्यक्ति है बंटी सुधीर जोसेफ, जिसको नाम दिया गया है, वो चाहता है कि यहाँ पर लोगों को लेकर का आए, बाहरी तत्वों को लेकर का आए, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करे जिससे कि यहाँ पर रहने वाले फादर की, सिस्टर्स की और जो लोग हैं उनकी बदनामी हो, साथ साथ हमारे धर्म की भी बदनामी हो। अब क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही क्लियर करा
कि कोई भी व्यक्ति विशेष को यहाँ पर आज हमारे आए दिन कार्यक्रम आयोजित होते हैं, शादी समारोह सामूहिक, हमारे कोली समाज का तो कई सालों से यहाँ पर शादी समारोह आयोजित होता आ रहा है। फादर की तरफ से कभी किसी को मना नहीं किया गया है किसी विशेष समाज को, पर ये ज़रूरी है कि पहले आप परमिशन लें, उसके बाद उस कार्यक्रम को। और फादर तो खुद उसमें सक्रिय हैं, हमारे जो पैरिश प्रीस्ट वो खुद सर्वधर्म मैत्री संघ के सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य होने के साथ वो कई संस्थाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और वो तो प्रोत्साहित करते हैं दूसरे लोगों को अपने साथ चलने के लिए। तो कभी ईसाई समाज किसी विशेष धर्म का विरोधी नहीं रहा है, ये तो एक सोची समझी साजिश है जिसके अंतर्गत ये रचा जा रहा है। वहीं फादर कॉस्मोस शेखावत ने बताया कि चर्च कंपाउंड चर्च की एक निजी संपत्ति है, उसी में एक खेल मैदान भी है जो कि चर्च की निजी संपत्ति में आता है। इस पर किसे खिलाना है किसे नहीं खिलाना यह निर्णय चर्च की समिति कर सकती है। अपने मैदान पर पेड़ लगाना, उसे हरा भरा रखना हमारा दायित्व है, उससे हमें कोई नहीं रोक सकता। सुधीर बंटी द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं, लोगों को भड़काकर वह मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, जिसके खिलाफ मैंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। ये पहली बात तो ये कॉलोनी हमारी क्रिश्चियन कॉलोनी है और ये प्राइवेट कॉलोनी है और ऐसी बात मैंने कभी कही नहीं, धर्म की बात तो मैं कभी करता भी नहीं हूँ और इस प्रकार की बात कभी मैंने ना तो बोली है ना सोची है। ग्राउंड के ऊपर मैं पौधे लगा रहा था और गोल पोस्ट के पास में एक उसकी गोल पोस्ट की लाइन में ही हमने लाइन में और दूसरी लाइन में हमने ग्राउंड के ऊपर नहीं ग्राउंड की साइडों के अंदर हमने पौधे लगाए। तो बोल रहा है कि हम बंटी जो है वो बोल रहा है कि आपने ग्राउंड ख़राब कर दिया, हमारा ग्राउंड के ऊपर आपने पौधे लगाए। ये तो प्राइवेट जगह है, ये हमारी जगह है, फादर के अंडर में है, मैं जहाँ चाहूँ मैं कुछ कर सकता हूँ। यहाँ पे बाहर से वो खिलाता है, लोगों को ला करके बच्चों को खिलाता है और उनसे पैसे लेते होंगे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती यहाँ पर आकर के खिलाना चाहता है। पहले किसी ने कुछ बोला नहीं इनको, ये खेलते रहते हैं यहाँ पर आकर के। हमें कोई इतराज़ नहीं खेलने के लिए, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी है, ये चर्च की प्रॉपर्टी है, तो उनको चाहिए कि परमिशन ले। अगर परमिशन लेते हमें कोई इतराज़ नहीं है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, सारी सूचना लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर, और धर्म की बात की है, रिलीजन की बात की, हमने कभी बात नहीं की इस प्रकार की बात। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizon.com, सच के साथ।